नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, 14 नवंबर को बिहार में नतीजे कुछ भी आए, चुनाव की चाबी सिर्फ एक आदमी के हाथ में रहेगी और वो आदमी इत्तेफाक से अमित शाह नहीं है, वो आदमी नीतीश कुमार है। और सच ये है कि नीतीश कुमार ने कल दोपहर से ही अपना प्लान बनाना शुरू कर लिया, अपना फाइनल प्लान बनाना शुरू कर लिया है। और ये एक ऐसा प्लान है नीतीश कुमार का जिसने बीजेपी के होश अभी से उड़ा दिए। आगे इसी वीडियो में इस प्लान का खुलासा करने जा रहा हूं। उधर एक बड़ी राहत की खबर आज महागठबंधन के लिए, खासकर तेजस्वी यादव के लिए। आज कुछ नए एग्जिट पोल, ताज़ा एग्जिट पोल आए हैं बिहार चुनाव के, और ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में आरजेडी को आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया है। देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट, जिनकी कंपनी बड़ी चर्चित कंपनी है एक्सिस माई इंडिया ने आरजेडी को इस चुनाव में नंबर 1 पार्टी बताया। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे आज हर जगह थे, जिसमें आरजेडी को तकरीबन 67 से 76 सीट तक तेजस्वी यादव ला सकते हैं इस चुनाव में। जेडीयू नंबर 2 पार्टी रहेगी, 56 से 62 सीटें मिल सकती हैं। और अमित शाह, प्रदीप गुप्ता के अमित शाह से बड़े नज़दीकी रिश्ते रहे, लेकिन इस सर्वे में वो बीजेपी को 50 से 56 करके आंक रहे हैं, 50 से 56 करके आंक रहे हैं। नंबर 3 पार्टी है कांग्रेस, 4 नंबर पे है, चौथे नंबर पे 17 से 21। और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये कांग्रेस अगर 25 के ऊपर निकलती है 14 तारीख को, 25-30 तक पहुँचती है कांग्रेस, तो फिर तेजस्वी को कोई रोक नहीं सकता है मुख्यमंत्री की शपथ लेने से। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। तेजस्वी यादव के लिए एक और अच्छी खबर है। एग्जिट पोल्स में दिखाया गया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की चॉइस नंबर 1 है। 34% मतों से वो आगे चल रहे हैं। उसके बाद 22% पर चाचा नीतीश कुमार हैं और 4% पर प्रशांत किशोर हैं। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, पहले बात कर लें चाचा नीतीश कुमार की, भतीजे की बात बाद में होगी। चाचा की बात कर लेते हैं कि चाचा के पास ही सरकार बनाने की चाबी क्यों है, चाचा इतने इंपॉर्टेंट इस वक्त क्यों हैं। यही फोकस है ज़्यादातर पत्रकारों का इस वक्त पटना में, बिहार में। अब दोस्तों, जो अंदर की खबर है वो ये है कि नीतीश कुमार ने कल दोपहर में एक भोज दिया, एक लंच दिया, और बहुत ही सेलेक्ट अपने एडवाइजर्स को वहाँ पर बुलाया। वहाँ पर विजेंद्र यादव थे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वहाँ पर विजय चौधरी थे, वहाँ पर मनीष वर्मा थे जो उनके एडवाइज़र हैं, पुराने ब्यूरोक्रेट हैं। वहाँ पर संजय झा को, ऐसा कहा जा रहा है संजय झा को नहीं बुलाया गया, जो इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अमित शाह के बड़े करीबी हैं। लेकिन लल्लन सिंह को इस पार्टी में मैसेज देने के लिए जानबूझकर नीतीश कुमार ने बताया, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये जो भोज बैठक थी ये लंबी चली, लेकिन 3 पॉइंट सामने छन कर आ रहे हैं, और तीनों पॉइंट पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप गौर करें। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं चुनाव को लेकर ये। पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 ये है कि नीतीश कुमार ने साफ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, एक तरह की सहमति जताई है कि किसी भी सूरत में अगर गड़बड़ी की जाती काउंटिंग के दिन, जो गुजरात लॉबी करती रही है, तो बीजेपी को गड़बड़ी करने के जरिए, यानी बेईमानी करके, नंबर 1 पार्टी नहीं बनने देंगे। और इस सिलसिले में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस बिहार के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को गए हैं। ज़्यादातर अफसर इसमें नीतीश कुमार के ही पुराने वफादार हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हो रही है, रिटर्निंग ऑफिसर से बात हो रही है कि इस तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यानी बीजेपी को बेईमानी करके आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। चौंकाने वाली खबर है, आगे इस पर और बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 2, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, इस बार एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। यानी पिछली बार 2020 की तरह जेडीयू 43 सीट पर नहीं सिमट रही। बड़ी पार्टी का मतलब है कि जो टर्म्स हैं, जो शर्तें हैं, वो नीतीश कुमार ही गुजरात लॉबी को डिक्टेट करेंगे। ये बहुत क्लियर कर दिया है नीतीश कुमार ने। और पॉइंट नंबर 3, इस तरह के इरादे, हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर पूरी तरह से अपनी बात स्पष्ट नहीं की है, लेकिन अगर अमित शाह 3-5 करते हैं, अड़ंगा लगाते हैं, एजेंडा अपना सेट करने की कोशिश करते हैं, या बीजेपी कहीं ना कहीं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर अगर सीएम अपना बनाती है, नीतीश कुमार को किनारे लगती है, तो फिर नीतीश कुमार कुछ भी करने को तैयार है। और उसी के लिए एक अलग से प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जहां नीतीश कुमार के लोग कल रात भी और आज सुबह भी
लालू कैंप के संपर्क में। आगे की खबर आप नीतीश कुमार के बेहद करीबी पत्रकार कन्हैया बेलारी से सुनिए। क्या करने जा रहे हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ऑलरेडी प्लान बी बना चुके हैं। ओह, नक्शा बन चुका है। हाँ, प्लान बी के तहत ही वो ललन सिंह के घर गए थे। ओके, लल्लन सिंह के घर गए थे। देखिए कन्हैया बेलारी साहब, आज आप कहानी पता नहीं क्यों इतना उलझा रहे हैं। जलेबी बन रही है सर, सीधे सीधे बताइए, दिल में इतनी बातें रखी हुई, कुछ बोलिए तो। प्लान बी ऑलरेडी बना हुआ है। थोड़ा सा भी बीजेपी दिस दैट करी अपना बनाने के चक्कर में पड़ी तो मामला उनके हाथ से निकल जाएगा और नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर के सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। चलिए, प्लान है। और दोस्तों सवाल बस अब एक ही है कि अगर अमित शाह के प्लान के मुताबिक बीजेपी एक नंबर की पार्टी बनती, सबसे बड़ी पार्टी बनती है, तो क्या सीएम बीजेपी का बनेगा? क्या सीएम नीतीश कुमार नहीं बनेंगे? और अगर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं अकॉर्डिंग टू प्लान ऑफ अमित शाह के प्लान के मुताबिक, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? नीतीश कुमार आगे क्या करने जा रहे हैं? और क्या भतीजा मौके के इंतजार में है? अब दोस्तों अंदर की खबर क्या है, मैं भी जानना चाहता था और जाहिर तौर पे आप भी जानना चाहते हैं। इस स्टेज पर अंदर की कहानी क्या है पटना में, और इस कहानी को आज ब्रेक कर रहे हैं कन्हैया बेलारी, नीतीश कैंप के सबसे करीबी पत्रकार आप कह सकते हैं। हमारे साथ सरोज सिंह होंगे। सरोज सिंह भी पटना बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लालू कैंप और नीतीश कैंप को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अभिषेक भी हैं जो बीजेपी को भी समझते हैं, कांग्रेस को भी समझते हैं, और दोनों बिहार की पार्टी आरजेडी जेडीयू को समझते हैं। इसके अलावा इलेक्शन को लेकर कुछ खेल हो सकता है, इसलिए मैंने उमाकांत जी, इलेक्शन एक्सपर्ट, इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट, उनको भी बुलाया है। इन लोगों को सुनिए और आपको खुद क्लियर होगा कि होने क्या जा रहा है बिहार में। मेरा सवाल किंग बेलारी है कि नीतीश कुमार ने कल एक लंच दिया, उस लंच में उन्होंने अपने किचन कैबिनेट को बुलाया और लल्लन सिंह को भी बुलाया। उस बैठक में, इस इंपॉर्टेंट बैठक में वोटिंग के दिन नीतीश कुमार की बातों से आपको क्या संकेत मिल रहा है? क्या नीतीश कुमार लालू के साथ जा सकते हैं? क्या नीतीश कुमार को अभी भी प्रॉब्लम है अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से? नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, मैं वो खबर चाह रहा हूं आपसे। नहीं, नीतीश कुमार सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि मतलब कोई भी आदमी, मान लीजिए कि पिछले चुनाव में भी लोगों ने बहुत कुछ खेला किया, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार मैंडेट ऐसा आया कि बीजेपी की मजबूरी हुई कि इन्हीं को हमको बनाना है। इस बार जो है जिस तरह से ये आपको एग्जिट पोल वगैरह को मैनेज करके और इतना दिखाया जा रहा है जो कि हकीकत नहीं है। और आपको जानकारी दें कि हो सकता है कि जो लोग बढ़ावा चढ़वा रहे हैं एग्जिट पोल में कितना हो रहा है, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो रही है, 90 तक चले जाइए, 80 तक चले जाइए, उसको लेकर के कि भाई आखिर ये तो होगा तभी जब पूरा जो है मैनेज किया जाए रिटर्निंग अफसर जो लोग हैं उनको। लेकिन नीतीश कुमार के ही कंट्रोल में वो सब है ना, सरकार के कंट्रोल में है जी। अले तो वैसा नीतीश कुमार होने उन्हें नहीं देंगे कि आप जो है ऐसा कर लिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है किसी तरह का खेल नहीं होने देंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे? क्या अपनी ब्यूरोक्रेसी को, जो डीएम है जो उनके अंडर में, उनको अमित शाह के प्रभाव में नहीं आने देंगे? बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनने देंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं बेईमानी से अगर बीजेपी नंबर 1 आना चाहे तो नहीं आने देंगे? बिल्कुल नहीं आने देंगे, यही मैं कहना चाहता हूं, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। तो फिर नीतीश कुमार का इस वक्त मकसद क्या है? वो क्या सोच रहे हैं? बीजेपी को किनारे करना? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है। वो इतना इसका थोड़े बता देंगे कि हम कहते हैं मनसा, लेकिन वो असहज हैं, ये मैं कह रहा हूं कि बीजेपी जिस तरह से इस बार भी उनके साथ जो है अमित शाह करते आ रहे हैं, उससे काफी वो असहज हैं, इसलिए कोई वो बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। नीतीश कुमार असहज हैं गुजरात लॉबी से, अमित शाह से, मोदी से, वो कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं।
अच्छा, एक चीज और बता दी, क्या बातचीत जो है शुरू हो गई है अमित शाह और नीतीश कुमार में, या बातचीत अभी भी बंद है? नहीं नहीं नहीं, अब मैं तो कल भी कहा था कि इसकी जानकारी, आज भी मुझे कोई ऐसा, हमने प्रयास किया बताने के लिए तो कहा कि ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, वहां से कोई बातचीत अभी उन दोनों के बीच में नहीं हुई। ठीक, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कही, उन्होंने कहा कि बातचीत अभी नहीं, आज की तारीख में बातचीत नहीं, यानी वोटिंग होने के बाद और मशीन खुलने से पहले नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच अभी भी बातचीत नहीं हो रही। सरोज भाई, जो जी मुश्किल सवाल जी इस वक्त ये है जिसको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और बेलारी साहब भी आज खुलकर डिकोड नहीं कर पा रहे, थोड़ी गणित थोड़ी थोड़ी फेल हो रही है, या हो सकता है जानबूझ के ये डिकोड ना करना चाह रहे हो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं भाई, आप भी बराबर की निगाह रखते हैं लालू और नीतीश कुमार के कैंप पे, अगर नीतीश कुमार असहज हैं, जैसा कि किंग बिलारी बोल रहे हैं, ही इज नॉट कंफर्टेबल विद अमित शाह, क्या नीतीश की बातचीत लालू कैंप से हो रही, दो कैंप्स के बीच में बातचीत हो रही है, दोनों के नेताओं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्या कोई प्लान बी बन रहा है? दैट इज माई क्वेश्चन। सही बात है कि देखिए दोनों कैंप एक दूसरे के टच में है, ये खबर तो सही है, इस खबर का तो कोई ठीक है, खंडन नहीं, ये खबर तो है कि दोनों ठीक है। कैंप एक दूसरे के टच में है। इंतजार नंबर का किया जा रहा है कि नंबर क्या आता है 14 तारीख। ओहो, ओहो, मतलब तब न नंबर टर्म नंबर तय नंबर करेंगे। जी, तब न टर्म कंडीशन तय होगा सर, कि क्या करना ओहो, है, किस टर्म कंडीशन पर हम एलाइज कर सकते हैं। देखिए जी, अभी जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो मान है और जो लीजिए, मान सत्ता। लीजिए, मान लीजिए जी सरोज भाई, मान लीजिए जी अमित शाह जिनके हाथ में सारा सिस्टम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ज्ञानेश कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्हीं के आदमी हैं, उन्हीं के मातहत जी में उन्होंने काम किया, सिस्टम उनके हाथ में, सारे चैनल उनके हाथ में, जो स्क्रिप्ट अमित शाह लिख देते वैसे ही एग्जिट पोल भी आ जाते हैं, ये बेलारी साहब का भी मानना है। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी हो गई, अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, और उधर 65 पर जो है नीतीश कुमार खड़े हैं, 60-65 पर ही आरजेडी खड़ी हुई है, तो क्या नीतीश देखिए कुमार पाला छोड़ देंगे बीजेपी का, उधर चले देखिए जाएंगे? बीजेपी केवल एग्जिट पोल में ही नंबर एक पार्टी हो सकती है, मैंने जमीन पर आपको और एग्जिट। एक एक स्थिति दी कि अगर बीजेपी 14 तारीख को नंबर एक बन गई, अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, फिर ऑप्शन क्या है नीतीश कुमार के पास? ऑप्शन वही है जो मुलाकात का दौर शुरू हुआ है, वो सिलसिला और तेज हो जाएगा, बात टर्म एंड कंडीशन तय हो जाएगा। नीतीश कुमार ने वो दर्द थोड़ी भूला है, जब उनको लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी ने आपको एहसान किया, आपको मुख्यमंत्री बनाकर, आप 43 पर थे, इसके बावजूद आपको जो है बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो ये दर्द तो उनको सालता है ना, सालता है। अगर नंबर ठीक ठाक आए तो देखिए, एक बहुत बड़े शायर ने कहा, और उसी को लगता है कि नीतीश कुमार भी आत्मसात कर रहे हैं, कि बड़े लोगों से मिलने से हमेशा फासला रखना, बड़े जी, लोगों से मिलने से हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समुद्र से मिला वहां वो दरिया नहीं रहता। तो नीतीश अच्छा, कुमार ओके, अपनी पहचान 25 से 30 तक बनाए रखना चाहते हैं, अपने पार्टी को बनाए रखना चाहते हैं। 29 के चुनाव में उनका कुछ दाव पेने लगा हुआ है, 30 के चुनाव में उनका कुछ दाव पेने लगा हुआ है। वो केवल चाहते हैं कि उनकी पार्टी मजबूती से रहे, एक रहे, उसका एक व्यवस्था, प्रॉपर व्यवस्था वो करना चाहते हैं। इसीलिए लालू कैंप से बात चल रही है। अगर बीजेपी नीतीश कुमार के शर्तों पर नहीं आएगी तो नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है दीपक सर। ओके। निष्कर्ष ये है कि अगर नीतीश कुमार के टर्म्स पर, नीतीश कुमार की शर्तों पर अमित शाह खरे नहीं उतरे, तो फिर नीतीश कुमार के लिए सारे विकल्प खुले। अभिषेक के पास तो मैं आ ही रहा हूं, लखड़ा जी आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन मैं बिलारी जी से एक क्विक रिएक्शन चाह रहा हूं। बिलारी जी ये बताइए, मैं आपकी बात भी समझ गया और मैं जो है सरोज जी की बात भी समझ गया, मुझे साफ तौर पे बताइए कि क्या नीतीश प्लान बी बना रहे हैं? जरा सी खटपट अमित शाह से हुई, क्या 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे? स्ट्रेट क्वेश्चन है सर। आपने पूछा कि प्लान बी बना रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ऑलरेडी प्लान बी बना चुके हैं। ओह, प्लान नक्शा बन बी, चुका है। हाँ प्लान बी के तहत ही बुल्लनसी के घर गए थे।
ओके, लल्लन सिंह के घर गए थे। देखिए कन्हैया बिलारी साहब, आज आप कहानी पता नहीं क्यों इतना उलझा रहे हैं, जलेबी बन रही है सर। सीधे सीधे बताइए, दिल में इतनी बातें रखी हुई, कुछ बोलिए तो। आप तो किसी से डरते नहीं है कि असली लोग आपको किंग तो कहते हैं। भाई सीधे बोलिए, अब सीधे बोलिए। लल्लन सिंह यहाँ गए, लल्लन सिंह वहां गए, संजय झा, अरे सीधे बोलिए महाराज। अरे आप सीधे बोल दीजिएगा, सीधे हर चीज बोल दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। अरे थोड़ी दिक्कत उठा पेच लीजिए, होना चाहिए। लाखों लोग देख रहे, दिक्कत उठा लीजिए। वो कुछ तो क्लैरिटी तो दीजिए हमें। प्लान बी ऑलरेडी बना हुआ है। थोड़ा सा भी बीजेपी दिस दैट करी अपना बनाने के चक्कर में पड़ी तो मामला उनके हाथ से निकल जाएगा और नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर के सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। चलिए, प्लान है। काफी देर बाद बिलारी साहब को जब मैंने थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश की तो खैर वो बोले। अभिषेक, आप भी नीतीश और लालू की कैंप को देख रहे हैं। किंग बिलारी ने सीधे स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार कल से अहम लोगों से मिल रहे हैं, उनका कैंप लालू से मिल रहा है। उन्होंने एक लंच दिया, लंच पे डिस्कशन किया, प्लान भी तैयार है। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जहन में इस वक्त बीजेपी के ट्रैप से बाहर निकलने का इरादा है? और अगर स्थितियां नीतीश कुमार के पक्ष में रही तो लालू के साथ सरकार बना सकते हैं वो? देखिए दीपक जी, अभी थोड़ी देर पहले जो जानकारी मुझे मिली है, 1-1.5 घंटे पहले, वो जानकारी ये मिली है कि इस बार जो बार्गेनिंग नीतीश कुमार कर रहे हैं वो बार्गेनिंग 2015 की तरह है। जैसे विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी नीतीश कुमार को हर कीमत पर चाहिए और वो जो गठबंधन देगा उसी के साथ सरकार बनाएंगे। ओके, स्पीकर भी चाहिए, चीफ मिनिस्टर भी वही रहेंगे। कुर्सी, जी हाँ, बिलारी जी मौजूद हैं, इनसे पूछ लीजिए, इनको जानकारी होगी। नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम की कुर्सी जो अब्दुल बारी सिद्दीकी से वादा किया गया था वो तेजस्वी यादव के लिए चुनाव के बाद दे दी, लेकिन स्पीकर की कुर्सी लालू यादव मांगते रह गए। ऑफर बाद में दिया गया कि हमें नहीं तो कांग्रेस को ही दे दीजिए। नीतीश कुमार ने नहीं दिया और विजय चौधरी को बनाया। ठीक है, नीतीश कुमार अपना स्पीकर चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, दो चीजें। इसके आगे कुछ और शर्तें उनकी। इसके आगे जो प्लान बी की बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अगर बड़ी पार्टी बनती है, जेडीयू से बड़ी पार्टी बनती है, तो फिर राजद के साथ सरकार चलाने में दिक्कत आएगी। लेकिन दूसरी तरफ कन्वीनियंस ये होगा नीतीश कुमार के पास कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 की पोजीशन से नीतीश कुमार से बार्गेन करने की स्थिति में नहीं होगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार आरजेडी से बड़ी पार्टी बन गए तो ये संभावना 90% मान के चलिए कि गया एनडीए गठबंधन, वो पोस्टर तक रह जाएगा। जो सरोज जी कह रहे हैं कि आज पोस्टर लगा है, वो एनडीए में 2 आई घुस जाएगा, एक पहली पोजीशन पे, एक चौथी पोजीशन पे, वो इंडिया हो जाएगा। नंबर 1 नीतीश कुमार बने कि आजाद हो गए। ओके। तीन एक्सपर्ट हमारे जो हैं, अभिषेक, किंग बिलारी और सरोजी, तीनों ही लालू और नीतीश एक्सपर्ट है। तीनों की बात सुन ली। बिहार में इनसे बड़ा भीतर की बात कोई नहीं जानता। अब मेरा इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट के पास आता हूं। भाई ये बताइए लखेड़ा साहब, मैं नीतीश पर कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, मेरा सवाल अमित शाह पर है, अमित शाह के सिस्टम पर है, इलेक्शन कमीशन पे। मुझे ये बताइए, क्या अमित शाह जो भी परिस्थितियां हैं, अगर अमित शाह चाहते हैं बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बनाना, तो वो संसाधन, वो सिस्टम, वो सपोर्ट आयोग का, चुनाव आयोग का उनके पास है, वो सारे तिगड़म उनके हाथ में है। क्या वो बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बना सकते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में उन्होंने बनाया? शिंदे और पवार की, आप कह सकते हैं, पूरा किनारे कर दिया, राजनीति खत्म कर दी अमित शाह ने। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? कैन ही मेक बीजेपी नंबर 1 पार्टी ऑन 14th of November? यस और नो? करने का तो पूरा इंतजाम उन्होंने कर लिया है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और ये करने के लिए ही 24-25 जून को जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी, नोटिफिकेशन शुरू हुआ था और अगले दिन से ही काम शुरू हो गया था। मैं उस दिन वैशाली में था, हाजीपुर था मैं, और लालगंज था। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये किसी भी कीमत पर ये इंश्योर कर चुके हैं कि लार्जेस्ट पार्टी किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी बन जाए। ये अलग बात है कि नीतीश के लोग या कांग्रेस के लोग या अपोजिशन पार्टीज इनके मंसूबों पर काउंटिंग के दौरान पानी फेर दें। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि अगर इनको लार्जेस्ट पार्टी बन करके ये उभर जाएंगे तो फिर इनको किसी की जरूरत नहीं है। गवर्नर इनको 5 मिनट के अंदर
इनको सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी एज पर रूल है, वो तो सेंटर से रूल बनता है। तो सेंटर से रूल बना, मेरे सामने सरकार बनी, अटल जी की 13 दिन की सरकार, लार्जेस्ट पार्टी थी, फिर गिर गई 13 दिन में। उसी तरह ये इस बार इतिहास रचना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और ये इतिहास रच के बिहार में अपना मुख्यमंत्री को ओथ दिलाना चाहते हैं। ये सपना मोदी का भी है, यह सपना अमित शाह का भी है। मैं एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल जो है करने जा रहा हूं बिलारी साहब आपसे, और मुझे उम्मीद है कि आप बोल्डली जवाब देंगे जो आपका मिजाज रहा है। मान लीजिए सारा सिस्टम तो अमित शाह के ही हाथ में है, तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो पैसा हो, कॉर्पोरेट हो, मीडिया हो, इस मामले में कोई उनका सानी नहीं। अगर 3-5 नीतीश कुमार ने किया, अमित शाह ने कहा कि ये होना है, अगर नीतीश कुमार रुकावट बने, नीतीश कुमार, क्या अमित शाह पार्टी तोड़ देंगे जेडीयू? और पार्टियां बहुत तोड़ी हैं, मध्य प्रदेश में पार्टी तोड़ दी, सरकार बदल दी, कर्नाटक में पार्टी तोड़ी, सरकार बदल दी, महाराष्ट्र में शिवसेना का कोई वली वारिस नहीं रहा, तोड़ दिया सबके सामने। क्या पार्टी टूट सकती है जेडीयू की? एक ऐसी नौबत भी आ सकती है अगर नीतीश कुमार थोड़ी सी जिद करते हैं। मिस्टर बेलारी, टफ क्वेश्चन। सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार एक नाथ शिंदे नहीं है। नीतीश कुमार वो नहीं है जो महाराष्ट्र में जो पार्टियां नहीं है जिनके अंडर में जो नीतीश होती है, यहाँ जहां भी तोड़ दे, नीतीश कुमार है। मतलब शिंदे फिंदे नहीं है, कहीं अजीत वजीत नहीं है। अच्छा, आप देखें, कोई शिंदे हो या और कोई हिम्मत कर सकता था दीपक जी कि उन्होंने कह दिया कि अब मैं प्रधानमंत्री के साथ एक भी मंच शेयर नहीं करूंगा, और ही डिड। नहीं, ये तो मानते अपने हैं। बचत मोदी की गाड़ी में चढ़ने से मना कर दिया भाई। इतना अपमान तो मोदी जी का किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, केजरीवाल ने भी नहीं किया। और एक बात आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में जितने पॉलिटिशियन हैं, और जो राजा होता है, चीफ मिनिस्टर को थोड़ा समय के लिए राजा मान लें, प्रधानमंत्री को मैं मानता हूं कि भगवान विष्णु होते हैं जी। नहीं, मैं मानता हूं भगवान विष्णु हैं धार्मिक अर्थ में सोचे तो, बाकी मुख्यमंत्री इंद्र हैं सब। ये मेरा अपना वो आकलन मानना है। हाँ, मेरा मानना है। लेकिन नीतीश कुमार है जिसकी गुप्तचरी व्यवस्था बड़ी तगड़ी होती है, बहुत अच्छी होती है, उसको बड़ा मजबूत माना जाता है शासक। तो नीतीश कुमार की गुप्तचर जी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अब पूछिए नहीं। अरे बाप रे बाप। उस गुप्तचरी व्यवस्था का अंग मैं भी एक बार रहा। ओह मैं अच्छा, आपसे भी जासूसी करवा ली नीतीश कुमार ने? मित्र थे ना, वो मित्र आज भी हैं जी ना। और तब हम लोग चाहते थे कि लालू प्रसाद यादव से जान छूटे। 2005 कई कारणों से, ऐसा नहीं कि जो आज कहते हैं कि महाजंगल राज था, ये था, वो सब बात नहीं कि 6 बजे के बाद निकलता नहीं था आदमी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक होता है ना कि नहीं जी, इसलिए मैं जानता हूं, समझिए। नीतीश कुमार से टक्कर लेकर के वो चाणक्य को कई बार पढ़े। एक बार हमको सजेस्ट किया था उन्होंने कि बिलारी जी आप क्या श्री कृष्ण की आत्मकथा पढ़े हैं कि नहीं? वो नहीं, कौन नीतीश ने आपसे पूछा? हाँ, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। नहीं, आपने कहा कि जासूसी नेटवर्क है, सियासत के हर कदम की आहट सुन लेते हैं नीतीश कुमार, और हर आदमी के पीछे एक आदमी लगा रखा। मान लिया आपने कहा 2 वॉर रूम है, इलेक्शन वॉर रूम है, सारी खबर आ रही। इस वक्त संजय झा को किनारे कर दिया तो लल्लन सिंह को बैठा दिया, कभी लल्लन सिंह को किनारे किया तो संजय झा को बैठा लिया। मैं समझ गया। एक चीज और बता दीजिए, मुझे लगा आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा इस वक्त, आपसे बेहतर नहीं बता सकता। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कहा जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं मनोदिशा ठीक नहीं है, स्वास्थ्य नासाज है। क्या इस वक्त राइट नाउ उनका जो स्वास्थ्य है अमित शाह से 2-2 हाथ करने की इजाजत दे रहा है? क्या फुल फॉर्म में है? बल्ला चल रहा है नीतीश कुमार का?
नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जब खराब है, जो लोग कह रहे हैं, तब तो इतना भारी है वो। मान लेता हूं उनकी बात, मेरा ऐसा नहीं मानना है। अभी जो 15 दिन से ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं आई है जिससे लगे कि उनकी तबीयत नासाज है, उनका स्वास्थ्य ढीला है, एकदम परफेक्ट है, एकदम ओके है। राजनीतिक लड़ाई लड़ने में स्वास्थ्य जो थोड़ा ठीक होना चाहिए, सेहतमंद आदमी होना चाहिए। वो कह रहे हैं सेहत बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैं सरोज जी आपसे भी सवाल करना चाहूंगा। आप पटना में हैं, आपका एक्सेस नीतीश कुमार के दफ्तर तक है, यहाँ तक कि उनके रेसिडेंस में। आप कुछ इस पर रोशनी डालना चाहेंगे? इस वक्त राइट नाउ जब हम बातचीत कर रहे हैं, नीतीश कुमार की सेहत कैसी, हेल्थ कैसी, स्टेट ऑफ माइंड कैसा है? ठीक है। जो पहले जो लोग बोल रहे थे और थोड़ा बहुत जो दिखता था यहाँ कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, उसमें बहुत सुधार हुआ है। ये हम नहीं कहेंगे कि 100% एकदम फिट हो गए, एकदम कहीं कूद जाएंगे कहीं फान जाएंगे, वैसा भी नहीं है। लेकिन जो एक सामान्य कामकाज होता है सरकार का और पार्टी का, उसको करने के लिए वहां तक तो फिट है। जब आज निकल भी रहे हैं, आज भी जो जहां जहां गए मंदिर में एकदम चेहरे से एकदम प्रसन्नता झलक रही है। कहीं पार्टी ऑफिस भी कल गए थे, एकदम प्रसन्न थे। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको एकदम एक बीमार आदमी के तौर पर हम लोग पेश कर सकते हैं। फिट है, जितना इस एज में होना चाहिए उस हिसाब से। और मजार भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, ये समझ नहीं आया मुझे। सुनते आज कहीं मजार में भी गए थे, गुरुद्वारे में भी गए थे, गुरुद्वारे में भी गए थे। क्या ये मैसेज क्या दे रहे हैं? मुस्लिम्स को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारे हैं? हम सब कि नीतीश कुमार सबके हैं, नीतीश कुमार सबके हैं, यही तो मैसेज है। किसी से परहेज थोड़ी है नीतीश कुमार को, नंबर का केवल इंतजार है, नंबर आने दीजिए। अभिषेक, आपको क्या लगता है कि फाइनल टैली जो 14 नवंबर को आएगी कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, उसके बाद असली गणित शुरू होगी? आपको ऐसा लगता है असली जो गेम है, पॉलिटिकल गेम है, नंबर्स आने के बाद किस पार्टी को कितने नंबर? दीपक जी, जैसा भेलारी जी बताए या सरोज जी बता रहे हैं, इनफॉर्मल टॉकिंग तो चल रही है, अनौपचारिक बातचीत तो दोनों कैंप से चल रही है। लेकिन जहां तक नंबर की आप बात कर रहे हैं, नंबर के बाद जो एक्सिस माई इंडिया दिखा रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो सही निकला। जी हाँ, गुप्ता जी का सर्वे जी, हाँ, अगर मान लीजिए कि सही निकला, आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, नीतीश कुमार कतई नहीं जाएंगे आरजेडी के पास, और भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक उन्हें कतई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। वो एक सेफ गार्ड है आरजेडी का नंबर नीतीश कुमार के लिए, ये ध्यान रखिए। लेकिन अगर नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी से आगे निकल गई, अगर वो आगे निकल गई, तब कोई गारंटी नहीं है कि नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार बने हुए हैं, कोई गारंटी नहीं है कि वो किसके साथ जाकर शपथ ले रहे हैं। क्योंकि पूरी बार्गेनिंग पावर जब नीतीश कुमार के हाथ में होगी, तो स्वाभाविक है कि सेकुलर कैंप और कम्युनल कैंप, जो दो तथाकथित कैंप है, उनमें से कोई भी आदमी चुनाव करेगा तो सेकुलर कैंप क्या करेगा। और उनकी एक पुरानी इच्छा भी है कि 5 साल की एक अस्थायी सेकुलर कैंप वाली सरकार बनाई जाए। लेकिन उसकी एक प्री कंडीशन यही है कि नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहे। अब देखिए कल परसों क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन टू लखेड़ा साहब, सिर्फ 30 सेकंड है, माफी चाहूंगा, मैं आज ज्यादा इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि समय जो है घड़ी से कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। 30 सेकंड, आपको क्या लग रहा है 14 तारीख को खेल मशीनों का होगा या 14 तारीख को पब्लिक का जो मैंडेट है वो आप हमें देखने को मिलेगा, जनादेश देखने को मिलेगा, या जो अभिषेक कहते हैं ज्ञानादेश, वो देखने को मिलेगा? मशीन का खेल हो सकता है अभी, आपको लगता है? देखिए, दो तरह की बातें हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का जो पटना में उनका जो कंट्रोल रूम है, जो मौर्य होटल में जो चल रहा है, और बाकी जगह भी चल रहा है, 2-3 जगह, वहां से और दिल्ली के बीच में जो हॉटलाइन जुड़ी हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि एनडीए जीत रहा है, मतलब नीतीश कुमार और बीजेपी जीत रहा है मेजोरिटी में, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी इसके बारे में बहुत डरे हुए। ये मेरी रिपोर्ट दिन की है, 2:30-3 बजे की रिपोर्ट है कि वो तो हो क्या सकता है और नतीजा इस बार बेईमानी तो नहीं हो रही? आप अभी भी कहेंगे कि साहब मैं प्रेडिक्ट नहीं करूंगा कुछ? मैं एक बहुत साफ से बताऊं कि इलेक्शन कमीशन का जो सातिर रोड मैप है, वो अभी वो पाइपलाइन में है, वो अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है। अभी नाटक का जो अंतिम दृश्य है वो आना बाकी है, वो आएगा जब मैंडेट निकलेगा। अभी तो ये ट्रेलर निकला है, जो ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये जो एग्जिट पोल के जरिए जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये माहौल बनाने की कोशिश की गई है
ताकि चुनाव के बाद कुछ भी रिजल्ट निकले तो आप ये बता सके कि अरे एग्जिट पोल तो कह रहे थे ना, एग्जिट पोल में तो आ रहा था तो हम ही जीत रहे हैं, तो हम जीत गए, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये इनका फॉर्मूला, आरएसएस और बीजेपी वालों का फॉर्मूला यही होता है और इसी पर ये काम करते हैं, इसी पे न्यूज डालते हैं, उसी पर आगे साहब बढ़ेंगे। मुझे लगता है आप ये कहना चाह रहे हैं कि एग्जिट पोल से एक माहौल बनाया, एक स्क्रिप्ट तैयार करी, एक माहौल बनाया और फिर वही चीज मशीनों से जाहिर कर दी, आप ये कहना चाह रहे हैं। बहरहाल लखेड़ा साहब का साफ साफ ये कहना है कि वो प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, उनको लगता है गड़बड़ की गुंजाइश है, इसलिए 14 का वो इंतजार कर रहे हैं। किंग बिलारी ने एक बड़ी बात आज कही। किंग बिलारी ने कहा कि नीतीश कुमार से टकराना पाटलिपुत्र में, ये जो गुजरात के चाणक्य इनके लिए भारी पड़ जाएगा। नीतीश है, जैसे इंद्र है वैसे नीतीश है। और एक और बात कही कि स्वास्थ्य उनका ठीक है, बिल्कुल ठीक स्वास्थ्य है इस वक्त, सेहत एकदम फाइन है, सारे पैरामीटर्स ठीक है। सरोज जी का कहना है कि खिचड़ी बन रही है, वही चीज अभिषेक का माने कि जेडीयू और आरजेडी के बीच खिचड़ी बन रही है और अगर मौका मिला बीजेपी को बाहर करने का तो बाहर किया जा सकता है। बहरहाल 14 तारीख का इंतजार करेगा और मैं यहाँ इनवाइट कर रहा हूँ, लाइव इनवाइट कर रहा हूँ लाखों लोगों के दोस्तों के बीच में। बिलारी साहब 14 को हमारे साथ रहिएगा, आपका इंतजार रहेगा। सरोज भाई आप भी रहिएगा, अभिषेक आपको भी न्योता दे रहा हूँ, लखेड़ा साहब आपको भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम एंड विल मीट सून। थैंक यू सो मच।